नमस्कार, पथ टू सिलेक्शन यूट्यूब चैनल के सभी साथियों का स्वागत है। आज हम हरियाणा की भौगोलिक संरचना पर एक गहरी नजर डालेंगे। यह विषय एचएसएससी, एचपीएससी और हरियाणा की दूसरी सरकारी परीक्षाओं के लिए आप जानते ही हैं बेहद जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, हरियाणा की जमीन सिर्फ नक्शे पर कुछ लकीरें नहीं है। ये यहाँ की आबोहवा, यहाँ की खेती बाड़ी, नदियों और सच कहें तो लोगों के रहन सहन को तय करती है। हाँ, मतलब इसे समझना एक तरह से हरियाणा की नींव को समझना है। सही कहा। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं हरियाणा की लोकेशन से। ये भारत के उत्तर पश्चिम में है, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अक्षांश और देशांतर के हिसाब से इसकी सटीक स्थिति क्या है? हाँ, तो हरियाणा जो है वो 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होकर 30 डिग्री 55.5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला है। और अगर हम देशांतर देखें तो 74 डिग्री 27.8 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36.5 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच। ठीक है। और एक खास बात है इसकी, ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है, मतलब भू आबद्ध राज्य। भू आबद्ध मतलब इसकी सीमा ना तो किसी समुद्र से लगती है, ना ही किसी दूसरे देश से। चारों तरफ से ये दूसरे भारतीय राज्यों से ही घिरा है। भारत में ऐसे कुल 5 राज्य हैं। अच्छा, मतलब चारों तरफ जमीन से घिरा हुआ। हाँ। और इसके पड़ोसी कौन कौन है? इसके उत्तर में देखिए पंजाब और हिमाचल प्रदेश है। पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हाँ, अपनी राजधानी दिल्ली भी। और दक्षिण पश्चिम में इसकी काफी लंबी सीमा राजस्थान से लगती है। और इसका कुल क्षेत्रफल, एरिया कितना है? कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है। 44,212 वर्ग किलोमीटर? हाँ, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का सिर्फ आप सोचिए 1.34% ही है। सिर्फ 1.34%। सुनने में तो काफी छोटा लगता है। हाँ, है तो छोटा, लेकिन अपनी लोकेशन और जो उपजाऊ जमीन है ना यहाँ की, उसकी वजह से इसका महत्व कहीं ज्यादा है। कृषि में, अर्थव्यवस्था में इसका योगदान बहुत बड़ा है। सही कहा। क्षेत्रफल के हिसाब से इसका भारत में कौन सा स्थान है? देखिए, जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद क्षेत्रफल के लिहाज से ये भारत का 20वां राज्य बनता है। 20वां? और आबादी के हिसाब से 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो आबादी में इसका 21वां स्थान था। अच्छा। इसकी आकृति के बारे में भी कुछ कहा जाता है। शेप कैसी है इसकी? हाँ, कहते हैं कि इसकी आकृति थोड़ी अनियमित सी है, मतलब विषम बाहु चतुर्भुज जैसी। एग्जैक्ट नहीं, पर लगभग वैसी। और सीमाओं की बात करें तो सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? सीमाओं में देखिए, पूर्व में यमुना नदी है जो इसे उत्तर प्रदेश से अलग करती है, एक तरह से नेचुरल बाउंड्री बनाती है। और दिल्ली तो 3 तरफ से हरियाणा से घिरी हुई है, उत्तर से भी, पश्चिम से भी और दक्षिण से भी। हाँ, ये तो है। और सबसे लंबी सीमा जो है वो राजस्थान के साथ है, करीब 1262 किलोमीटर। 1262 किलोमीटर राजस्थान के साथ। ये जानना दिलचस्प है। अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। ये जो हरियाणा की जमीन है, कहीं पहाड़ दिखते हैं, कहीं बिल्कुल समतल मैदान, ये बनी कैसे? इसका कोई भूवैज्ञानिक इतिहास है? हाँ, बिल्कुल है। हरियाणा का जो धरातल आज हम देखते हैं ना, ये कोई एक दिन में नहीं बना। ये लाखों करोड़ों सालों में धीरे धीरे अलग अलग भूवैज्ञानिक कालों में तैयार हुआ है। अच्छा। हाँ, इसे हम मोटे तौर पर 3 बड़े भूवैज्ञानिक कालों से जोड़ सकते हैं। सबसे पुराना है एजोइक काल, एजोइक एरा। एजोइक? जी, ये वो समय था जब पृथ्वी पर जीवन शायद ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। इसी दौरान दक्षिण हरियाणा में जो अरावली की पहाड़ियां हैं ना, उनका निर्माण हुआ। अरावली इतनी पुरानी है? हाँ, ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में गिनी जाती हैं। मतलब डायनासोर से भी पहले की? हाँ जी, काफी पहले की। फिर आया मेसोजोइक काल, मेसोजोइक एरा। इसे डायनासोर का युग भी कहते हैं। हाँ। इस दौरान भी जमीन की संरचना में काफी बदलाव हुए। और सबसे आखिर में, यानी जो सबसे नया काल है, जिसे सेनोजोइक काल, सीनोजोइक एरा कहते हैं। सेनोजोइक? हाँ, ये वो युग है जिसमें स्तनधारी जीवों का विकास हुआ। इसी काल के एक हिस्से, जिसे टर्शियरी युग कहते हैं, उसमें उत्तर पूर्व की शिवालिक पहाड़ियों का निर्माण हुआ। शिवालिक? हाँ। अच्छा, ये हिमालय का हिस्सा है? हाँ, ये हिमालय का ही हिस्सा है और अरावली की तुलना में तो बहुत नई है, बिल्कुल नई नवेली कह सकते हैं। तो मतलब दक्षिण में प्राचीन अरावली और उत्तर पूर्व में नवीन शिवालिक, गजब है। और ये बीच का विशाल मैदान, ये कब बना? ये मैदान भी सेनोजोइक काल में ही बना, खासकर जो नदियां हैं जैसे यमुना और घग्गर। और माना जाता है कि पहले सरस्वती नदी भी यहीं बहती थी। हाँ, सरस्वती।
तो इन नदियों ने पहाड़ों से जो मिट्टी और गाद लाकर जमा की लाखों सालों तक, उसी से ये इतना उपजाऊ जलोढ़ मैदान तैयार हुआ। और पश्चिम में जो रेतीले टिब्बे मिलते हैं वो भी इसी काल की देन है। तो आज का जो हरियाणा है वो इन अलग अलग युगों की कहानी अपने आप में समेटे हुए हैं। ये तो कमाल की बात है कि इतने छोटे से राज्य में इतने भूवैज्ञानिक विविधता है। तो इसी विविधता के आधार पर हरियाणा को हम कितने प्राकृतिक या भौगोलिक हिस्सों में बांट सकते हैं? हाँ, देखिए, ऊंचाई, ढलान, मिट्टी की बनावट, इन सब आधारों पर हरियाणा में कई अलग अलग तरह के इलाके साफ दिखते हैं। वैसे तो एक विस्तृत वर्गीकरण डॉक्टर जसबीर सिंह ने 1976 में अपनी किताब एन एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा में किया था। उन्होंने खेतीबाड़ी के नजरिए से इसे 8 हिस्सों में बांटा था। 8 हिस्से? वो तो काफी डिटेल में होगा। हाँ, वो काफी विस्तृत है, लेकिन सामान्य अध्ययन के लिए या परीक्षाओं के लिहाज से देखें तो हम इसे मुख्य रूप से 5 या 6 भौगोलिक भागों में बांटकर आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं ये 5-6 मुख्य भाग? अगर हम उत्तर पूर्व से शुरू करें तो सबसे पहले आती हैं शिवालिक पहाड़ियां, फिर उनके ठीक नीचे यानी दक्षिण में गिरिपाद मैदान, फिर आता है राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा विशाल जलोढ़ मैदान, उसके बाद दक्षिण में अरावली की घिसी पिटी मतलब अवशिष्ट पहाड़ियां, फिर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम का रेतीला मैदान, और आखिर में एक बहुत छोटा सा इलाका है अनकाई दलदल। ठीक है, तो शिवालिक, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, अरावली, रेतीला मैदान और अनकाई दलदल। चलिए तो फिर एक एक करके इन सभी इलाकों की सैर करते हैं। सबसे पहले उत्तर पूर्व में शिवालिक पहाड़ियां, ये कहाँ-कहाँ फैली हैं और क्या खास है इनमें? ये पहाड़ियां हरियाणा के बिल्कुल उत्तर पूर्वी कोने में मिलती हैं। मुख्य रूप से 3 जिले हैं, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, ठीक। ये जो महान हिमालय पर्वत श्रृंखला है ना, उसका सबसे बाहरी, सबसे दक्षिणी और सबसे नया हिस्सा है ये। इनकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से करीब 900 से 1200 मीटर तक होती है। हालांकि कुछ हिस्सों में ये कम ऊंची भी हैं, लगभग 400-600 मीटर। और ये बनी किससे हैं? मतलब चट्टानें कैसी हैं यहाँ? इनका निर्माण, जैसा हमने पहले बात की थी, सेनोजोइक काल के प्लायोसीन युग में हुआ था जी। ये मुख्य रूप से बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन, चीका मिट्टी यानी क्ले और बजरी या जिसे कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं, अच्छा, उससे बनी है। कॉन्ग्लोमरेट, ये क्या होता है? कॉन्ग्लोमरेट मतलब ऐसी चट्टानें जिनमें गोल मटोल कंकड़ पत्थर सीमेंट की तरह आपस में जुड़े होते हैं। अच्छा, समझ गया। और हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी भी तो इन्हीं पहाड़ियों में है, उसका नाम क्या है? हाँ बिल्कुल, हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है करोह पीक। हाँ, ये इन्हीं शिवालिक पहाड़ियों का हिस्सा है। करोह पीक जी। ये कहाँ पड़ती है? ये पंचकुला जिले में जो मोरनी हिल्स का क्षेत्र है वहां पड़ती है। इसकी ऊंचाई को लेकर थोड़ा क्या कहते हैं, अलग अलग स्रोतों में थोड़ा अंतर मिलता है। अच्छा, कितना? हाँ, कहीं 1514 मीटर लिखा मिलता है तो कहीं 1467 मीटर। पर महत्वपूर्ण ये है कि ये हरियाणा का सर्वोच्च बिंदु है और ये बिल्कुल हरियाणा हिमाचल की सीमा पर स्थित है। मोरनी हिल्स तो घूमने के लिए भी काफी मशहूर है। हाँ बिल्कुल, पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। और एक और बात, शिवालिक से ही हरियाणा की कई महत्वपूर्ण बरसाती नदियां निकलती हैं, जैसे घग्गर, मारकंडा, टांगरी। अच्छा, ये नदियां शिवालिक से ही आती हैं? जी। ऊंचाई के आधार पर शिवालिक को भी 2 हिस्सों में बांट देते हैं, ऊंचा शिवालिक जो 600 मीटर से ज्यादा ऊंचा है और नीचा शिवालिक जो 400 से 600 मीटर के बीच है। ठीक है, शिवालिक के बाद दूसरा नंबर आता है गिरिपाद मैदान का। ये गिरिपाद का मतलब क्या है? पहाड़ों के पैर? हाँ बिल्कुल सही समझे। गिरि मतलब पर्वत, पाद मतलब पैर, यानी पहाड़ों के ठीक नीचे का मैदानी इलाका। ये शिवालिक पहाड़ियों के दक्षिण में उन्हीं 3 जिलों में यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला में लगभग 25 किलोमीटर चौड़ी एक पट्टी के रूप में फैले हैं। अच्छा, 25 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। इन्हें स्थानीय लोग कुछ कहते भी हैं? हाँ, स्थानीय नाम है इनके। कालका और नारायणगढ़ तहसील के पास इन्हें घर कहते हैं। घर, हाँ, घर, और बाकी जगह इन्हें कंधी कहा जाता है। कंधी, घर और कंधी, ठीक है। इनकी ऊंचाई कितनी होती है? इनकी औसत ऊंचाई शिवालिक से कम लगभग 300 से 375 मीटर के बीच है। और ये मैदान बने कैसे हैं? क्या ये खेती के लिए अच्छे हैं? देखिए, इनका निर्माण शिवालिक से जो तेज रफ्तार नदियां और नाले उतरते हैं ना, वो अपने साथ मोटे मोटे कण भाकर लाते हैं, जैसे बजरी, रेत, कंकड़ पत्थर। अच्छा। उन्हीं के जमा होने से ये मैदान बने हैं। अब क्योंकि इनमें मिट्टी बारीक नहीं होती
और पानी भी इनमें जल्दी नीचे रिस जाता है, इसलिए ये मैदान जो आगे हम जलोढ़ मैदानों की बात करेंगे उतने उपजाऊ नहीं माने जाते। समझ गया। तो पहाड़ और उनके नीचे ये कंकरीले मैदान हो गए। इसके बाद आता है हरियाणा का दिल, विशाल जलोढ़ मैदान। ये तो राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है ना? हाँ, बिल्कुल सही। ये हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। आप अंदाजा लगाइए, राज्य के कुल क्षेत्रफल के करीब 93.76% हिस्से पर यही फैला है। 93.76% मतलब लगभग पूरा हरियाणा ही मैदान है। हाँ, अगर हम उत्तर के शिवालिक और गिरिपाद मैदान और दक्षिण के अरावली व पश्चिमी रेतीले भाग को छोड़ दें, तो बीच का लगभग सारा समतल इलाका यही जलोढ़ मैदान है। इसे घग्घर यमुना का मैदान भी कहते हैं, क्योंकि मुख्य रूप से इन्हीं दो बड़ी नदियों और इनकी सहायक नदियों जैसे मारकंडा और प्राचीन सरस्वती द्वारा लाई गई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी, जिसे अलूवियम कहते हैं, उसी से इसका निर्माण हुआ है। इतना विशाल क्षेत्र, इसकी औसत ऊंचाई और ढलान कैसी है? ज्यादा ऊंचा तो नहीं होगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से ज्यादा नहीं है, लगभग 220 से 280 मीटर के बीच ही है। अच्छा, काफी नीचा। हाँ, और इसका ढलान भी बहुत ही धीमा है, जेंटल स्लोप है, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम की तरफ। इसीलिए पानी यहाँ धीरे धीरे बहता है। इन मैदानों को भी तो आगे बांटा जाता है, कुछ बांगर और खादर में। इनमें क्या फर्क है? ये नाम अक्सर सुनने को मिलते हैं परीक्षाओं में भी। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है और अक्सर कंफ्यूजन भी होता है इसमें। देखिए, जलोढ़ मैदानों को उनकी मिट्टी की उम्र और नदी से दूरी के आधार पर दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला है बांगर। बांगर ये पुराना जलोढ़ मैदान है। पुराना जलोढ़। हाँ, ये उन इलाकों में मिलता है जो नदियों के मौजूदा बाढ़ क्षेत्र से थोड़े दूर हैं और अपेक्षाकृत ऊंचे हैं। ओके। यहाँ की मिट्टी में अक्सर कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां मतलब गोलियां मिलती हैं, जिन्हें कंकड़ कहते हैं। अच्छा, कंकड़। हाँ, और ये खादर की तुलना में कम उपजाऊ होता है, क्योंकि यहाँ हर साल नई मिट्टी नहीं बिछती। दूसरा है खादर। खादर ये नवीन जलोढ़ मैदान है। नया। जी, ये नदियों की ठीक आसपास के निचले इलाकों में पाया जाता है, जहाँ हर साल या कुछ सालों में बाढ़ आती है, तो नदी अपने साथ लाई हुई नई बारीक मिट्टी की परत बिछा देती है। इसीलिए ये बहुत उपजाऊ होता है। तो बांगर मतलब पुराना, ऊंचा, कंकड़ वाला, कम उपजाऊ, और खादर मतलब नया, निचला, बाढ़ वाला, ज्यादा उपजाऊ। ठीक है, बिल्कुल। और इन बाढ़ वाले मैदानों के कुछ खास स्थानीय नाम भी हैं शायद, नैली और बेट। हाँ, आपने सही याद दिलाया। ये स्थानीय नाम परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जो घग्घर नदी के किनारे बाढ़ का मैदान बनता है, खासकर सिरसा और फतेहाबाद जिलों में, उसे नैली कहते हैं। नैली? हाँ, घग्घर का मैदान। हाँ, और इसी तरह जो मारकंडा नदी बाढ़ से मैदान बनाती है, उसे बेट कहा जाता है। बेट मारकंडा का। जी, और एक और चीज ध्यान रखने वाली है, अंबाला जैसी जिलों में शिवालिक से जो बरसाती नाले या छोटी नदियां निकलती हैं, उन्हें स्थानीय भाषा में चो कहते हैं। चो। हाँ, ये बारिश के मौसम में तेजी से बहते हैं और काफी मिट्टी काटते हैं, जिससे खड्डे ये गली इरोजन हो जाता है। अच्छा, तो ये स्थानीय नाम नैली, बेट, चो, ये याद रखने जरूरी हैं? बिल्कुल। चलिए, अब उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए राज्य के दक्षिणी हिस्से पर नजर डालते हैं। यहाँ अरावली की पहाड़ियां मिलती हैं। हमने शुरू में सुना था कि ये बहुत पुरानी है। हाँ, बहुत पुरानी। ये पहाड़ियां मुख्य रूप से हरियाणा के दक्षिणी जिलों जैसे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, भिवानी और अब नया जिला चरखी दादरी, इनमें बिखरी हुई मिलती हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, अरावली दुनिया की सबसे प्राचीन मोड़दार मतलब फोल्डेड माउंटेन रेंजेस में से एक है। लेकिन करोड़ों सालों की धूप, बारिश, हवा की मार झेलते झेलते ये काफी घिस चुकी हैं। घिस गई है। हाँ, मतलब अपरदन हो गया है इनका। तो अब ये सिर्फ अवशिष्ट पहाड़ियों, रेजिडुअल हिल्स के रूप में बची हैं, यानी टूटी फूटी कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां रह गई हैं। और ये बनी किससे हैं? चट्टानें कैसी हैं? ये मुख्य रूप से क्वार्ट्जाइट और स्लेट जैसी सख्त रूपांतरित चट्टानों से बनी हैं। तो हरियाणा में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और कहाँ पर है? हरियाणा में अरावली क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा शिखर है, वो महेंद्रगढ़ जिले में है, कुलताजपुर गांव के पास ढोसी की पहाड़ी। ढोसी हिल्स। हाँ, नाम सुना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 652 मीटर है। 652 मीटर। जी, ये एक प्राचीन ज्वालामुखी का मुहाना भी मानी जाती है जी, और इसका धार्मिक महत्व भी है। च्यवन ऋषि से जुड़ी कथाएं हैं यहाँ की। अच्छा, ज्वालामुखी का मुहाना। हाँ, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा भिवानी जिले की तोशाम पहाड़ी भी महत्वपूर्ण है,
वहाँ ग्रेनाइट चट्टानें मिलती हैं और कुछ संकेत प्राचीन ज्वालामुखी क्रिया के भी मिले हैं। तो हरियाणा में ज्वालामुखी के चिन्ह भी हैं? हाँ, कह सकते हैं। और ये अरावली श्रृंखला एक और महत्वपूर्ण काम करती है। ये पश्चिम से राजस्थान की तरफ से आने वाली गर्म हवाओं और रेगिस्तान के फैलाव को कुछ हद तक रोकने में मदद करती है। हाँ, ये तो एक बैरियर का काम करती होगी। बिल्कुल। और दिल्ली का जो रिज एरिया है ना, वो भी इसी अरावली का ही आगे का विस्तार है। अच्छा, दिल्ली रिज भी अरावली का हिस्सा है। वाह! तो एक तरफ नई शिवालिक और दूसरी तरफ प्राचीन अरावली और बीच में ये उपजाऊ मैदान। अद्भुत। अब चलते हैं पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर। यहाँ रेतीले मैदानों का जिक्र आता है। ये राजस्थान से सटा हुआ इलाका है। बिल्कुल। ये क्षेत्र थार मरुस्थल के प्रभाव में है, उसी का एक्सटेंशन है एक तरह से। हरियाणा के पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी जिले जैसे सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और रेवाड़ी के कुछ हिस्से इसमें आते हैं। तो यहाँ रेती रेत है। हाँ, यहाँ हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई रेत के जमा होने से बालू के टिब्बे मतलब सैंड ड्यून्स बन गए हैं। सैंड ड्यून्स। जी, इनकी ऊंचाई कुछ मीटर से लेकर 15 मीटर या उससे भी ज्यादा हो सकती है। ये हवा के साथ अपनी जगह भी बदलते रहते हैं कई बार। और इन टिब्बों के बीच की जमीन को क्या कहते हैं? कुछ खास नाम है? हाँ, इन टिब्बों के बीच में जो नीची जमीन होती है, जहां बरसात का पानी अक्सर इकट्ठा हो जाता है, उसे स्थानीय लोग ताल कहते हैं। ताल या कहीं कहीं बावड़ी भी कह देते हैं। ताल या बावड़ी? हाँ, इस पूरे रेतीले इलाके की औसत ऊंचाई लगभग 225 से 300 मीटर के आसपास है। और इन टिब्बों को रोकने के लिए कुछ किया गया है? स्टेबलाइज करने और मरुस्थल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यहाँ पेड़ लगाकर हरी पट्टी, ग्रीन बेल्ट विकसित करने की कोशिशें भी की गई हैं। अच्छा प्रयास है ये तो। और एक आखिरी सबसे छोटा हिस्सा बताया था आपने, अनकाई दलदल। ये क्या है और कहाँ है? हाँ, ये हरियाणा का सबसे छोटा भौगोलिक भाग है और शायद सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र भी। सबसे छोटा और सबसे नीचा? जी, ये सिर्फ सिरसा जिले के दक्षिण पश्चिमी कोने में मिलता है, राजस्थान सीमा के पास। यहाँ क्या है कि जमीन नीची है और पानी की निकासी मतलब ड्रेनेज ठीक नहीं है, तो बरसात का पानी जमा रह जाता है, जिससे एक दलदली यानी मार्शी एरिया बन गया है। इसे ही अनकाई दलदल कहते हैं। अच्छा, तो जलभराव के कारण बनाए? हाँ, मुख्य रूप से। तो ये हो गए हरियाणा के मुख्य भौगोलिक भाग। उत्तर पूर्व में शिवालिक, फिर गिरिपाद मैदान, फिर विशाल जलोढ़ मैदान जिसमें बांगर और खादर आते हैं, फिर दक्षिण में अरावली की पहाड़ियाँ, पश्चिम दक्षिण पश्चिम में रेतीला मैदान और आखिर में सिरसा में अनकाई दलदल। अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो हरियाणा की भौगोलिक तस्वीर कैसी दिखती है? मुख्य बातें क्या हैं जो हमारे साथियों को याद रखनी चाहिए? बिल्कुल। देखिए, संक्षेप में कहें तो हरियाणा एक ऐसी भूमि है जहां गजब की विविधता है। उत्तर पूर्व में हिमालय की सबसे नई शिवालिक पहाड़ियां हैं। सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है करो, लगभग 1514 या 1467 मीटर। करो शिवालिक में? हाँ, उनके ठीक नीचे कंकरीले गिरिपाद मैदान हैं जिन्हें घर या कंदी कहते हैं। फिर बीच में विशाल और बेहद उपजाऊ जलोढ़ मैदान है जो राज्य का लगभग 94% हिस्सा है। इसमें पुराने मैदान बांगर और नए मैदान खादर हैं। और स्थानीय नाम याद रखने हैं, घग्गर के बाढ़ मैदान को नैली और मारकंडा के बाढ़ मैदान को बेट। नैली और बेट, ठीक। दक्षिण में दुनिया की सबसे पुरानी अरावली की घिसी पिटी पहाड़ियां हैं। यहाँ सबसे ऊंची चोटी है ढोसी की पहाड़ी, 652 मीटर, महेंद्रगढ़ में। ढोसी अरावली में? जी। पश्चिम और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान से लगता हुआ रेतीला मैदान है जहां बालू की टिब्बे मिलते हैं और बीच की नीची जमीन ताल कहलाती है। और सबसे छोटा और सबसे निचला हिस्सा है सिरसा जिले का अनकाई दलदल। बहुत खूब, ये एक बेहतरीन सारांश था। तो ये विविधता ही हरियाणा की पहचान है। ये न सिर्फ देखने में अलग अलग नज़ारे देती है, बल्कि यहाँ की खेती, पानी के संसाधन और मौसम पर भी गहरा असर डालती है। बहुत बढ़िया। आज हमने हरियाणा की भौगोलिक संरचना को उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक काफी बारीकी से समझा। शिवालिक की ऊंचाइयों से लेकर जलोढ़ मैदानों की विशालता और अरावली की प्राचीनता तक। उम्मीद है ये जानकारी HSSC, HPSC और दूसरी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे सभी साथियों के बहुत काम आएगी। निश्चित रूप से। भूगोल को समझना सिर्फ तथ्यों को रटना नहीं है, बल्कि उस जगह की आत्मा को, उसके चरित्र को महसूस करना है। पर्पस 2 सिलेक्शन YouTube चैनल पर हमारे साथ इस ज्ञानवर्धक सफर में शामिल होने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
बस एक आखिरी बात मैं कहना चाहूंगी। ये पहाड़, ये मैदान, ये नदियां, ये टिब्बे, ये सिर्फ परीक्षा के सवाल नहीं है। ये हरियाणा के इतिहास को, यहाँ की संस्कृति को, लोगों के व्यवसाय को, पानी की उपलब्धता को, इन सबको सदियों से तय करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो अगली बार जब आप हरियाणा में कहीं जाएं, चाहे अपने गांव या शहर में ही हो, तो अपने आसपास की जमीन को, वहां की ढलान को, मिट्टी को इस नजरिए से देखने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपको वही पुरानी कहानी एक नए, ज्यादा दिलचस्प रूप में नजर आए। इन मैदानों, पहाड़ियों और नदियों की कहानी ही तो हरियाणा की असली कहानी है। बिल्कुल सही कहा आपने। एक नया नजरिया दिया सोचने का। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और करेंगे उस पर एक ऐसी ही गहरी और रोचक बातचीत। तब तक के लिए धन्यवाद।